Hi guys, so I am Rahul Singh and I am the chemistry faculty of the MEDOC classes, MEDOC का रिजर्व। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं क्लास 12 और फर्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। धीरे धीरे आपको वीडियोस जाती रहेंगी और आप लोग बस देखो पूरा वीडियोस को एक बार वॉच करो, पेन कॉपी लेके बैठो और पढ़ाई करो। और इतना तो है कि आपको पूरा न्यूमेरिकल्स मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा, है ना। तो ये सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आईआईटी एंड नीट ऑल्सो। नीट में भी अभी ये है सिलेबस में और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे सॉलिड स्टेट को समझते हैं, कैसे हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये सॉलिड स्टेट है क्या। तो आपको तो पता है, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स की। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं, है ना। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को मैं हटा के बात करो, जो जनरल वे में हम लोग जो देखते हैं वो 3 तरह का। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग ने बेसिकली ये 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर क्या है ना। आपने थोड़ा सा तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका कि जो गैस होता है वो क्या होता है। अगर एक छोटा सा एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ और उस बॉक्स में मैं गैसेस मॉलिक्यूल्स को अगर क्लासीफाई करूँ, आपको कोई पूछे कि भाई सॉलिड कौन है, गैस कौन है, लिक्विड कौन है, कैसे पहचानोगे? और तुम बोलते हैं बस सर कि ऐसा होगा ना सर, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़ा दूर दूर रहेंगे सर, दूर दूर रहेंगे। तो चलो भाई मैंने दूर दूर मॉलिक्यूल्स बना दिया, बहुत दूर दूर रहेंगे सर, ठीक है। दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऐसे करके दूर दूर, कोई क्लोजनेस नहीं है, बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फिर मैंने बोला सर लिक्विड कैसे पहचानोगे? और तुम बोलोगे सर ये कुछ ऐसा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उतना भी क्लोजली नहीं, थोड़ा सा दूर रहता है, लेकिन हाँ इंटरेक्शन होता है ना। फिर बोलूँगा मैं सॉलिड कैसे पहचानोगे? तुम बोलोगे सर सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पूरे कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे, पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा एकदम, हर एक मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, कॉम्पैक्टली एकदम पैक रहेगा, सब मॉलिक्यूल्स पैक रहेंगे एक दूसरे से एकदम पैक्ड। देख रहे हो अंतर कहाँ पे है? तो अंतर कहाँ पे है? तो यहाँ देख रहे हो ये जो मॉलिक्यूल्स है आपके, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, पूरी तरह से एक तरह से देख रहे हो तो दूर दूर है ना, दूर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज आया और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया। तो इसी कारण से इसके अंदर फ्लो हो, है ना, इसके अंदर क्या होगा, फ्लो होगा। इट कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होगा, इसके अंदर फ्लूइडिटी भी होगा ना भाई, फ्लो है तो फ्लूइडिटी। इसी चीज इसमें भी थोड़ा सा इससे कम, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी इसमें भी होगा, है ना। उस तरह से फ्लूइडिटी भी इसमें होगा, है ना। और लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया तो क्या हो सकता है बताओ। अब बहुत ज़्यादा अगर क्लोज हो गया तो हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी आ गया ना, इसके अंदर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी आ गया, ये इनकॉम्प्रेसिबल हो गया। और इसमें नो फ्लूइडिटी, कोई फ्लूइडिटी नहीं है। इस नो फ्लूइडिटी को हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम रिजिड हो गया, रिजिडिटी आ गया इसके अंदर। क्या आ गया? रिजिडिटी आ गया। मतलब बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे फिजिकल स्टेट्स में अगर देखो, तुम पूरे फिजिकल स्टेट्स को अगर ध्यान से देखो तो तुम देखोगे कि 3 स्टेट्स तो है, लेकिन अगर फ्लूइडिटी या कॉम्प्रेसिबिलिटी के मामले में मैं अगर देखूं तो मैंने क्या देखा भाई, तो मैंने देखा कि मेरे तीनों स्टेट्स में जो लिक्विड और गैस है वो थोड़ा सा अलग है ना। अलग किन मामलों में भाई? तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि भाई जो सॉलिड था आपका, है ना, जो आपका सॉलिड था, और आपने देखा लिक्विड एंड गैस, है ना, लिक्विड और गैस। देखो ये क्या है, इसके अंदर इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, ये कॉम्प्रेस नहीं कर सकते तुम, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, है ना। ऑल्सो रिजिडिटी भी है, रिजिडिटी,
रिजिडिटी भी। उस तरह से लिक्विड एंड गैस में देखोगे तो ये कॉम्प्रेसिबल है, मतलब इसके अंदर कॉम्प्रेसिबिलिटी है। क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी है। ऑल्सो इसके पास क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी के अलावे देखिए अगर क्या है तो कॉम्प्रेसिबिलिटी के अलावे इसके अंदर क्या है? फ्लूइडिटी। क्या है? फ्लूइडिटी। तो इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में स्टडी करना है भाई, सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, सॉलिड के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा सा सॉलिड को पढ़ते हैं, है ना। ये सॉलिड क्या है, सॉलिड किसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो चलिए सॉलिड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं सॉलिड के बारे में, है ना। कितने तरह के सॉलिड होते हैं, क्या क्या अंतर होता है उनको, है ना, और हम लोग को पढ़ना क्या है और किस वे में हम लोग को उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट वो है सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड का क्या होता है भाई, प्रॉपर्टीज देखिए। तो फिक्स्ड शेप एकदम फिक्स होता है ना, फिक्स्ड शेप। दूसरा फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। देख सकते हो नो डिफ्यूजन, इसके अंदर डिफ्यूजन नहीं होता है, इसके अंदर कोई डिफ्यूजन नहीं, ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। ये इनकॉम्प्रेसिबल है, अभी जो आपने देखा ये इनकॉम्प्रेसिबल है ना। फिर आपने देखा कि ये क्या है, इसके अंदर रिजिडिटी होता है ना। और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं सॉलिड के बारे में। तो मैंने देखा कि भाई सॉलिड में ये सब चीज़ें हैं, है ना। सॉलिड जो है वो क्या है आपका, फिक्स्ड शेप फिक्स्ड है इसका, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो डिफ्यूजन, इनकॉम्प्रेसिबिलिटी एंड ऑल्सो रिजिडिटी। क्या है? रिजिडिटी भी है इसके अंदर। तो हम लोग ने देखा कि भाई ये सॉलिड का प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ और भी दिक्कत है। अब अगर सब सॉलिड एक तरह होता तो मेरे को बताओ थोड़ा सा, ग्लास है ना और पत्थर, दोनों में अंतर क्या है? पत्थर को तुम चोट मार के तोड़ नहीं सकते जल्दी, लेकिन ग्लास इजीली ब्रेक हो जाएगा, है ना। दोनों में अंतर है ना, ग्लास को देखो पत्थर को देखो, दोनों में अंतर है, दोनों के रिजिडिटी में अंतर है ना। तो रिजिडिटी में अंतर है, बहुत सारा अंतर है। इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड को भी क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपने देखा कि फिजिकल स्टेट को मैंने 3 तरह से क्लासीफाई किया, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में कुछ कुछ अंतर था, है ना, तीनों में डिफरेंसेस के कारण उनको अलग कर दिया गया। तो सॉलिड में भी कुछ 2 तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले मटेरियल्स पाए जाते हैं और इसी के बेसिस पे हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड को आप क्लासीफाई कर सकते हो 2 भाग में, और वो क्या क्या है देखिए। तो सॉलिड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं भाई, सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं 2 भाग में। तो एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अमॉर्फस सॉलिड, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होता है दूसरा? अमॉर्फस सॉलिड। इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड, बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। और रियल सॉलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल सॉलिड। मतलब ये सॉलिड दिखता भी है और असल में सॉलिड है भी, है ना, बहुत रिजिड होता है ना, ट्रू रिजिडिटी इसके अंदर होती है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करें तो इसको सूडो सॉलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। या फिर इसको बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं फॉल्स सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, ठीक है, फॉल्स सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, तो सूडो सॉलिड और फॉल्स सॉलिड में अंतर क्या क्या, कैसे भाई? दोनों में अंतर तो कैसे आ गया? जब दोनों सॉलिड है तो ये सूडो सॉलिड क्यों है, फॉल्स सॉलिड क्यों है और ये रियल सॉलिड क्यों बोलते हैं? दोनों में अंतर होगा ना। जैसे इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे तुमने डायमंड देखा है ना, डायमंड, तुम्हारा कोई भी कंपाउंड NaCl जिसको हम लोग रॉक साल्ट बोलते हैं, है ना, Na2SO4, CSO4, है ना, एटसेट्रा, ये सब आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। ठीक है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, वो क्या क्या हो गया? तो अमॉर्फस सॉलिड में एग्जाम्पल हो गया जैसे ग्लास, है ना, रबर, हाँ, प्लास्टिक एटसेट्रा, ये सब जो हो गया, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वो सब अमॉर्फस सॉलिड है। देख रहे हो, प्लास्टिक देखने में हार्ड होता है बट होता वो
बहुत रिजिड नहीं होता है, उसको आप बहुत सॉफ्ट होता है प्लास्टिक या रबर, सॉरी रबर जो होता है वो बहुत हार्ड होता है देखने में, लेकिन वो छुओगे टच करोगे तो सॉफ्ट नजर आएगा, ठीक है। तो ग्लास हार्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा पटक दो नीचे टूट जाएगा। प्लास्टिक भी बेंड हो जाता है, देखने में हार्ड रहेगा लेकिन थोड़ा सा ऐसे तो बेंड हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। लेकिन क्या डायमंड को बेंड करके दिखाओ तो थोड़ा सा, है ना, ये रॉक साल्ट का पत्थर को बेंड करके दिखाओ, नहीं होगा, है ना। तो ये सब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। तो एक बेसिक चीज़ जो है वो है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिनके कारण इनको अलग अलग देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या क्या डिफरेंसेस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, अमॉर्फस सॉलिड। चलिए मैंने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। चलिए भाई मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। और पहला ही क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, और मैं इसमें बोल रहा हूँ कि भाई ये जो होता है इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। लेकिन इसका पहला देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है बट इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे डायमंड ही ले लो, ठीक है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ध्यान से देखोगे तो डायमंड ऐसे होता है ना, देख रहे हो, एक कार्बन से 3-3 यूनिट जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, हर एक कार्बन 3 यूनिट को जोड़ रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो है बहुत बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें रेगुलरिटी है, सब एक लाइन में जुड़ते जा रहा है, सब एक लाइन में जुड़ते जा रहा है, किधर से भी लाइन मिला लो, इधर से मिला लो, ऐसे मिला लो, तो सब एक रेगुलर एरे में जा रहा है ना। छोटे छोटे यूनिट आपस में ऐसे करके जुड़ते जा रहे हैं एक लाइन में, फिर ऐसे करके जुड़ते जा रहे हैं, है ना, फिर एक ऐसे करके जुड़ते जा रहे हैं, मतलब इसमें रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन इसी का बात कर लो, इसमें कोई तुम एग्जांपल ले लो, ग्लास, क्या ले लो, ग्लास। तुम जैसे ही ग्लास लोगे तो ग्लास में क्या होगा भाई, तो एक छोटा सा ग्लास मैं बना लेता हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंस हो ग्लास, है ना, और कहीं पे देखोगे बबल्स आ जाते हैं ना, फिर कहीं पे ज़्यादा डेंस हो सकता है ना, कहीं पे थोड़ा कम होगा, है ना, ऐसे करके उसमें इरेगुलरिटी होती है। क्या होती है उसमें, इरेगुलरिटी होती है ना, उसमें इरेगुलरिटी है। अब बहुत सारे बबल्स भी होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे, कहीं के बीच में कहीं बड़ा बबल्स भी आ जाएगा, है ना, इरेगुलरिटी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लास से तुम लोग देख रहे हो, तुम प्लास्टिक से भी देख सकते हो। ऐसा बहुत बार होता होगा कि प्लास्टिक में क्या होता होगा, उसमें भी आप अगर देखोगे तो उसमें भी इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है और इसमें क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो पहला तो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा डिफरेंसेस क्या है, दूसरा डिफरेंस देखते हैं भाई। तो दूसरा डिफरेंस जो होता है वो होता है कटिंग का। दूसरा डिफरेंस जो है वो है कटिंग का डिफरेंस, इसमें भी देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस जो होता है हमारा वो है कटिंग का डिफरेंस। कटिंग, जब उसको तोड़ोगे या ब्रेक करोगे या काटोगे तो दूसरा डिफरेंस कटिंग का होता है। तो कटिंग और ब्रेकिंग लिख दीजिए, इसमें ब्रेकिंग लिख दीजिए। तो चलिए इसमें अगर कटिंग करोगे या ब्रेक टूट जाता है तो ये क्या होगा, रेगुलर कट होगा,
ठीक है ना, रेगुलर कट। रेगुलर कट करने का मतलब क्या हुआ भाई? तो रेगुलर कट करने का मतलब हुआ कि जैसे अगर कोई चीज़ है, एक बड़ा सा चीज़ मान लो, एक चीज़ है ऐसे, है ना, आप बड़ा सा चीज़ है ऐसे, तो ये जब टूटेगा ना तो छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स में ही टूटेगा, वैसा ही स्ट्रक्चर देगा, अलग नहीं देगा। ये टूटेगा तो अपने स्ट्रक्चर्स में ही टूटता है, वो रेगुलर कट होता है ना। लेकिन अगर इसको देखो तो ये इरेगुलर कट होता है। मतलब कहने का मतलब काट कहीं रहते, कहीं से कट गया, ठीक है। जैसे ग्लास को देख लो, आप ग्लास को देख लो भाई, ये ग्लास को आपने देखा, तो ग्लास को आपने देखा, आपने एक हथौड़ा इस पे कस के मार दिया, या मान लो तुम यहाँ से हथौड़ा मारे इस पे ताकि ये ऐसे कट जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें होगा कि जब तुम यहाँ पे चोट करोगे तो दरार यहीं से आएगी, है ना। तुम यहाँ पे अगर फोर्स लगाओगे तो दरार यहाँ से आएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हो सकता है कि तुम यहाँ पे फोर्स लगाए और टूट यहाँ से जाए, ग्लास में तो ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल है। मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और टूट ये यहाँ से गया, तो होता क्या है कि हो सकता है कि ऐसे टूट जाए, है ना, और ये वाला पार्ट टूट के नीचे गिर जाए, ठीक है ना। तो ग्लास में बहुत कुछ हो सकता है, इसमें इरेगुलर कट है, मतलब जिस पॉइंट पे मेरा फोर्स एक्ट होगा उस पॉइंट से नहीं टूटेगा, ये कहीं से भी टूट सकता है, इरेगुलर कट है, ठीक है। ये तो दूसरा डिफरेंसेस था। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है। तीसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं, तो तीसरा डिफरेंस जो होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट देखिए भाई, दोनों में अंतर क्या है? इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, मतलब ये बहुत ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट करने का मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ, मतलब ये फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उसी मेल्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद वो मेल्ट करना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा। जैसे डायमंड, तो डायमंड को अगर ले लो तो इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, या ग्रेफाइट ले लो, कुछ भी ले लो, अब मैंने ग्रेफाइट ही ले लिया, ठीक है। तो ग्रेफाइट का 3800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या होगा? मेल्ट करेगा। क्या करेगा? मेल्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ले लो तो ये क्या होता है, इसका नो एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बोल सकते हो नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है इसका। नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाता है मेल्ट बिफोर हीटिंग, रीचिंग टू द पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे आप एक कुछ भी प्लास्टिक को गर्म कर रहे हो और मान लो उस प्लास्टिक का कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको बेंड करना है। कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक का एक टुकड़ा है और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंड करना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंड करोगे, तुमने ऐसे जला दिया, जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंड करने के बाद ही ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब हल्का हल्का मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें अगर 3800 डिग्री सेंटीग्रेड है और तुम चाहते हो कि ये 3700 डिग्री सेंटीग्रेड में ही क्या हो जाए, मेल्ट करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक अंतर है। फोर्थ देखिए, चौथा जो होता है वो अंतर होता है कूलिंग कर्व में। क्या होता है? जैसे अभी मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखे, वैसा ही चौथा अंतर होता है, वो होता है कूलिंग कर्व। वो कूलिंग कर्व क्या होता है? चलिए कूलिंग कर्व को देखते हैं थोड़ा सा। तो जो है मेरा वो है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व, तो इसका जो कूलिंग कर्व होता है कुछ ऐसा होता है बाबू, देखो ध्यान से। इसका जो कूलिंग कर्व होता है कुछ ऐसा होता है।
इधर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ और ये टाइम है आपका। ये जाके कहीं एक टाइम पे ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये कूलिंग कर्व है इसका, ठीक है ना। ए से बी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर एमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करो तो इधर मैं टेम्परेचर रख रहा हूँ, इधर टाइम रख रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा कूलिंग कर्व शो करता है, ठीक है ना। तो दोनों के कूलिंग कर्व में फार ऑफ डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंसेस है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग पांचवा डिफरेंस देखते हैं। तो पांचवा डिफरेंस क्या है आपका, वो देखिए। तो पांचवा डिफरेंस क्या है भाई, तो पांचवा डिफरेंस है इसके अंदर जो होता है, ये वाला जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर का होता है, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर है ना, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर का होता है। और ये जो होता है आइसोट्रॉपिक बिहेवियर का होता है, आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, आइसोट्रॉपिक बिहेवियर का। तो ये एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर, आइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्या होता है भाई, तो वो देखिए। तो एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर उसको बोलते हैं जैसे आपका कोई भी चीज़, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, है ना, या आपका कुछ भी रेजिस्टिविटी एटसेट्रा, ये सब जो फिजिकल पैरामीटर्स अगर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एटसेट्रा अगर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, यही सब चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना तुम देखते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े होगे फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, है ना, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एटसेट्रा डज नॉट डिपेंड ऑन, ये लोग डिपेंड नहीं करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मान लो, इसको समझते हैं हम क्या आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक क्या है, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और देखो जैसे मैंने बोला कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है भाई, है ना। तो जैसे देखो तुम एक ऐसे ले लो, कुछ ऐसा एक बार ले लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि करंट इधर से फ्लो कर रहा है ना, करंट इधर से फ्लो कर रहा है, तो भाई करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो अगर इधर से फ्लो कर रहा है तो हम लोग मान लेते हैं इस बार का रेजिस्टिविटी है वो क्या है, ये पहला पाथ मान लेते हैं, ये 1 रो 1, इसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो 1। मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ये दूसरा पाथ है। तो इसके लिए रेजिस्टिविटी जो है बार का जो है वो है रो 2, मान लो रो 2। और ध्यान रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर रहेगा तो रो 1 नॉट इक्वल टू रो 2, रेजिस्टिविटी दोनों का बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, बिकॉज इन दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। और मैंने पहले ही बोला एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर का मतलब ही होता है डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला का पाथ अलग था, डायरेक्शन अलग था, तो रेजिस्टिविटी अलग हुआ, दूसरे का पाथ अलग था, डायरेक्शन अलग था, तो उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। लेकिन इसमें देख लीजिए, अगर कोई भी चीज़ अगर ले लो तुम, कोई भी कंडक्टर जो कि आइसोट्रॉपिक हो, कुछ भी, क्योंकि सारे गैसेस, लिक्विड्स, है ना, एंड अमॉर्फस सॉलिड जितने भी सेक्शन में आएंगे वो सब के सब क्या होते हैं, अमॉर्फस में आते हैं। क्या आते हैं, अमॉर्फस में आते हैं। तो आप देख लो कि आइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहने का मतलब क्या हो गया, आइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहने का मतलब हो गया कि ये तीनों चीज़ जो होंगे उसमें क्या होगा कि अगर थोड़ा सा कोई बार ले लो, ठीक है ना, कोई, और ये अमॉर्फस सॉलिड है, क्या है ये, अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड है
तो ध्यान रखो इधर से करंट गया और ये पहला पाथ हुआ, इसके लिए ρ1 है ना। ऊपर से करंट आया भाई दूसरे डायरेक्शन से, ये दूसरा पाथ है, इसके लिए रेजिस्टिविटी मान लो ρ2। तो ध्यान रखना आइसोट्रॉपिक में हमेशा दोनों बराबर होगा, डायरेक्शन चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि रेजिस्टिविटी का मैंने एग्जांपल लिया है, आप इसलिए हीट कंडक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हो, है ना। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हो। तो आप ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सब आइसोट्रॉपिक तब होगा जब वो डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, और एनिसोट्रॉपिक होगा जब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक है और अमॉर्फस सॉलिड क्या है, आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। तो ये मेरा था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब बात कीजिए सिलेबस की, तो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ना, ठीक है। क्यों पढ़ना है भाई, वो ध्यान रखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड को इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर होते हैं क्रिस्टल्स। क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग को पढ़ना है क्योंकि इसके ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं, दे हैव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस, लेकिन इसके पास नहीं है, they don't have geometrical representations। ठीक है, इनके पास कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसके पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। रेगुलर एरे में होते हैं ये रेगुलर एरो में होते हैं, इनको पढ़ना आसान है ना। ये इरेगुलर एरो में होते हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला था ये रेगुलर एरे में होता है, इरेगुलर एरे में होता है। तो हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए, मैंने सॉलिड को देखा, सॉलिड दो भागों में बट गया, दोनों को जाने आप। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई, 4 तरह का। तो चारों को एक एक करके हम लोग देखते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 तरह का होता है आपका, चारों को हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो भाई आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है आपका वो 4 भाग में बटा। पहला आयनिक, दूसरा आयनिक क्रिस्टल बोलते हैं इसको, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, आयनिक क्रिस्टल। दूसरा मेटालिक क्रिस्टल, तीसरा कोवैलेंट क्रिस्टल, और चौथा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, है ना, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये चारों के चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हैं, ये चारों के चारों आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हैं। पहला क्या है, आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, दूसरा मेटालिक, तीसरा कोवैलेंट और चौथा मॉलिक्यूलर। तो एक एक करके सारों को डिस्कस करते हैं, आयनिक क्या है, मेटालिक क्या है, कोवैलेंट क्या है और मॉलिक्यूलर क्या है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आयनिक क्रिस्टल पे पढ़ते हैं। चलिए, आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, ये एग्जांपल्स क्या क्या हो गए। एग्जांपल्स हो गए जैसे NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, आपके हो गए K2SO4, Na2SO4, जिसमें आपको आयंस दिख रहा है, सारे आयनिक क्रिस्टल हो गए, है ना। आयंस और एनायंस दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स क्या क्या है, तो पार्टिकल्स इसके अंदर जो है वो है केटायंस एंड एनायंस, केटायंस एंड एनायंस। कैसे भाई, क्यों केटायंस से एनायंस है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमेशा केटायंस एनायंस होगा। जैसे इसके एग्जांपल से ही देख लो, जैसे तुम NaCl को लिया, बहुत फेमस एग्जांपल, रॉक साल्ट, इसको बोलते हैं रॉक साल्ट, ये फेमस एग्जांपल, ठीक है। तो तुम NaCl को अगर देखोगे, तो NaCl को अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 भाग में बांटो इसको, तो ये टूट जाएगा Na+ और दूसरा भाग Cl-, एक भाग Na+ और दूसरा Cl-।
तो ये देख रहे हो Na प्लस क्या है, Na प्लस है आपका केटायन और Cl माइनस क्या है आपका एनायन। तो इसके अंदर पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। आयनिक क्रिस्टल के अंदर पूछेगा कोई पार्टिकल, तो आयनिक क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स, दैट इज केटायंस एंड एनायंस। केटायंस और एनायंस के कारण आयनिक क्रिस्टल बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। पार्टिकल्स तो देख लिए, अब आयनिक क्रिस्टल के अंदर देखते हैं दूसरा पार्ट, वो क्या है कि इसके अंदर फोर्स किस तरह का है, फोर्स किस तरह का है। तो चलो फोर्स को पढ़ते हैं। तो तुम मान लो कोई Na प्लस है ना, और कोई Cl माइनस है ना, ऐसा तो बहुत सारा Na प्लस Cl माइनस होगा है ना। तो मैं ध्यान से थोड़ा सा क्रिस्टल बनाता हूँ, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे करके क्रिस्टल बना दो। Cl माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस है ना, ऐसे करके फिर माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, ऐसे करके बनाओ। Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और ये Na प्लस, ठीक है। तो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुम देखो इसके इधर भी होगा बहुत सारा एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर इसके बगल में माइनस होगा, इसके ऊपर माइनस होगा, प्लस के हमेशा चारों तरफ माइनस रहेगा है ना, ऐसे बहुत सारा होगा। तो देखो तुम प्लस वाला माइनस वाला बीच में कुछ डिस्टेंस है r है ना, तो किस तरह का फोर्स लगेगा भाई, किस तरह का फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा भाई, या बहुत लोग इसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो ऐसा ऐसा फोर्स हर जगह लगेगा है ना, हर जगह प्लस माइनस, जहां प्लस माइनस दिखेगा सब जगह लगेगा। देखो ध्यान से सारे में, देखो इसके बगल में प्लस होगा, इसके बगल में माइनस होगा, इसके बगल में माइनस होगा, सब जगह देखो। तो अब बताओ, देखो इसी को बोलते हैं लैटिस, यही जो तुम देख रहे हो इसी को लैटिस बोलते हैं। जब बहुत सारे कंपाउंड्स को तोड़ के केटायंस एनायंस के फॉर्म में सजा दिया जाता है, इसको बोलते हैं लैटिस, इसी को बोलते हैं लैटिस। तो लैटिस मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। बट फिर अभी देखिए इसमें किस तरह का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस तरह का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है कि भाई हम लोग ने देख लिया क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स क्या है, फोर्स क्या है, फिर देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, आयनिक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे देखिए मेल्टिंग पॉइंट के बाद देखिए हार्डनेस, ये हार्डनेस कैसा होता है इसके अंदर, तो ये हार्ड रहता है, हार्ड रहता है। आयनिक क्रिस्टल्स हार्ड होते हैं जनरली, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर देखिए कंडक्टिविटी, तो इनका देखिएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट बट इनफ्यूज्ड और एक्वस, फ्यूज्ड और मोलर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बट जैसे तुम मान लो नमक, जैसे तुमने NaCl लिया, रॉक साल्ट, तो रॉक साल्ट सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड है ना भाई, रॉक साल्ट सॉलिड है। तो ये रॉक साल्ट सॉलिड है, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
ये गुड कंडक्टर कब बनेगा? तो या तो इसको मेल्ट कर दो, जैसे ही तुम मेल्ट करोगे उसी को बोलते हैं फ्यूज्ड सॉल्यूशन, है ना, फ्यूज्ड सॉल्यूशन, या बहुत लोग मोलल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मोलल सॉल्यूशन, है ना। या इसमें पानी मिला दो, वाटर ऐड कर दो, तो जैसे ही वाटर ऐड करोगे तुम तो क्या होगा? इसको हम बोलते हैं एक्वस या मोलर, है ना, इस तरह का सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सॉल्यूशन में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा और ये भी गुड कंडक्टर। तो यही है कि आयनिक क्रिस्टल्स क्या क्या है, तो इसके अंदर केटायंस एंड आयंस होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में फोर्स किस तरह का? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं हम लोग। तीसरा देखिए मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्डनेस बहुत हार्ड होता है, कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टेन स्टेट फ्यूज सॉल्यूशन, या फिर जब पानी मिला दो। सॉलिड स्टेट में ये गुड कंडक्टर नहीं होता है, तो कोई भी आयंस है सॉलिड स्टेट में रहेगा तो गुड कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो है मेरा आयनिक क्रिस्टल के बाद था मेरा मेटालिक क्रिस्टल। चलिए हम लोग मेटालिक क्रिस्टल को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। मेटालिक क्रिस्टल, तो ध्यान से देखिए मेटालिक क्रिस्टल जो होता है उसमें जैसे एग्जांपल्स के देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। सारे मेटल्स ना देख लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, आपके पोटेशियम एक्सेट्रा, सारे मेटल्स जो आ गए इसके अंदर आ गए। होता सोडियम को अगर तुम स्टेबलाइज करोगे तो कैसे होगा? वो तुरंत Na+ और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। मैग्नीशियम को अगर देखोगे तो क्या होगा? Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। कैल्शियम को देखोगे स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा? Ca2+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। पोटेशियम क्या करेगा? K+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। इस तरह से एल्युमिनियम देखोगे तो एल्युमिनियम क्या करेगा? 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। टू बी स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स देख रहे हैं, तो पार्टिकल्स तो आपको मिल गया, मेटालिक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, यही दो पार्टिकल है ना इसके अंदर। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है और मेटालिक आयंस है। इलेक्ट्रॉन्स और मेटालिक आयंस इसके अंदर दो पार्टिकल होते हैं। तो चलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं, बहुत जगह ऐसे बुक्स में लिखा रहता है, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कि इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं ऐसे लिखता है। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो इसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, मेटालिक आयंस और एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट बुक्स में बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है, मेटालिक आयंस इन द सी और पॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके लिखा रहता है। तो बात एक ही है, वो कहना यही चाहता है कि मेटल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स ही इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स की। तो भाई फोर्स तो अभी भी वही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही रहेगा, क्योंकि जहाँ पे प्लस माइनस आया, क्योंकि मेटालिक आयन जो होगा आपका M+ और इलेक्ट्रॉन E-, तो प्लस और माइनस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, या इसको हम लोग बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेटालिक क्रिस्टल, फोर्स देख लिए हम लोग। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या देखते हैं भाई? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका? चलिए मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो आप जब मेल्टिंग पॉइंट को देखोगे भाई ध्यान से, तो मेल्टिंग पॉइंट को अगर देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई ही होता है और लो भी हो सकता है, ठीक है। अगर हाई को देखो तो क्या? टंगस्टन, W से रिप्रेजेंट करते हैं ना, टंगस्टन, टंगस्टन सबसे हाई। और लो देखोगे तो सीजियम, वेरी लो, सीजियम बोलते हैं, वेरी लो, सीजियम का लो होता है। तो हाई और लो दोनों होता है इसके अंदर। इसका हार्डनेस देखते हैं, इसके हार्डनेस को देखिए थोड़ा सा। तो इसके हार्डनेस को देखिएगा तो हार्ड भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों होता है।
हार्ड देखोगे तो फिर से टंगस्टन, और सॉफ्ट देखोगे तो फिर से सीजियम, ठीक है ना। हार्ड और सॉफ्ट दोनों होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट देख लिए, हार्डनेस देख लिए, ठीक है। कंडक्टिविटी देख लीजिए, कंडक्टिविटी देखते हैं। कंडक्टिविटी देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी देखिएगा तो आप देखिएगा भाई किसके अंदर जो कंडक्टिविटी होता है वो अगर देखिएगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटालिक क्रिस्टल के बाद मेरा जो था वो था मेटालिक क्रिस्टल के बाद कि भाई इसको अब कैसे बनाए, देखिए तो थोड़ा सा। तो मेटालिक क्रिस्टल के बाद हमने देखा कि हमारे पास था कोवैलेंट क्रिस्टल। क्या था? कोवैलेंट क्रिस्टल। चलिए तो कोवैलेंट क्रिस्टल में देखिएगा, कोवैलेंट क्रिस्टल के एग्जांपल्स नहीं आप पकड़ सकते हैं भाई। एग्जांपल्स कौन कौन है? तो NH3, CH4, नाम सही लग रहा है ना, एक्सेट्रा, ये सब देख रहे हो। तो NH3, CH4 जितने भी कोवैलेंट आप हो सकता है, जैसे H2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, Cl2 ले लो, एक्सेट्रा, ये सब कोवैलेंट क्रिस्टल में आता है, ठीक है, कोवैलेंट क्रिस्टल में आता है, ठीक है। तो कोवैलेंट क्रिस्टल में भाई खासियत क्या है ना, कोवैलेंट क्रिस्टल में खासियत क्या होता है? तो चलिए कोवैलेंट क्रिस्टल का खासियत यही होता है, कोवैलेंट सॉलिड का खासियत यही होता है कि इसमें अगर तुम देखोगे कि इसके अंदर जो भी देख लो तुम भाई, जैसे कुछ भी देख लो, जैसे मैंने CH4 ही लिया है ना, CH4 ही लिया, ये कोवैलेंट है ना। तो अब देखो तुम, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, ये कहाँ है इसके अंदर? इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या किया होगा? एक हाइड्रोजन ने दिया होगा और एक कार्बन ने दिया होगा, है ना, ये ना हुआ होगा, एक हाइड्रोजन ने, यहाँ भी एक कार्बन ने, एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने। तो इसके अंदर अगर पार्टिकल्स देखोगे तो पार्टिकल्स क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पार्टिकल्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ठीक है ना। और फोर्स क्यों आ रहा है? तो फोर्स ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड, फोर्स ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड के कारण इसमें फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट, अगर मैं देखूं हार्डनेस, तो हार्ड होगा, वेरी हार्ड होगा, है ना, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, और एक्सेप्शन है क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। हार्डनेस भी मैंने देख लिया। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हाई होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा भाई। फिर देखा आपने कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी देखोगे तो ये होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर। बट एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, एक्सेप्शन ये है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर। तो आपने देखा कि इसके अंदर पार्टिकल्स क्या है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फोर्स क्यों लगता है? तो फोर्स ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड के कारण। हार्डनेस क्या है? तो बहुत हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है क्या? ग्रेफाइट, जो कि सॉफ्ट होता है। आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर, एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो अब मेरा जो चौथा होगा वो चौथा था मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्या था? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या है भाई वो देखिए थोड़ा सा। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होता है आपका, उसके एग्जाम्पल्स हैं आप समझ सकते हो, जैसे आयोडीन हो गया, है ना, सल्फर हो गया, ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस, ड्राई आइस CO2 को बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? CO2, CO2 आपका ड्राई आइस हो गया, ठीक है, ड्राई आइस हो गया, है ना। उसी तरह से आपका आइस हो गया, है ना,
ये सब आपके हो गए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आते हैं। किस में आते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आइस को स्ट्रक्चर को देखते हैं, आइस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो जैसे ही आइस के स्ट्रक्चर को तुम देखोगे तो तुमको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पता चल जाएगा। आइस को देखते हैं। तो आइस क्या होता है? आइस जो आप देखोगे तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स, मान लो एन वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गया तो क्या बन गया? आइस मिल गया। मतलब कहने का मतलब एन क्या है? एन जैसे आपने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिला दिया तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स वाला आइस बन गया। यहाँ पे एन का मतलब है कितना भी आप आइस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स डाल के आइस बना सकते हो। तो मैं बस 4 मॉलिक्यूल लेता हूँ वाटर का, ठीक है ना, और आइस बनाता है। देखिए तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? ऐसा। अब देखो इसमें, देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ये थोड़ा सा निगेटिव और ये थोड़ा सा पॉजिटिव। इस निगेटिव से मैं एक, ठीक है, और इस पॉजिटिव से मैं एक, इस पॉजिटिव से मैं एक निगेटिव चार्ज, और इस निगेटिव से मैं एक, चलो देखो तो ध्यान से, इसमें भी ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो अच्छे से। तो ध्यान से देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर देखिए, इस वाले से ये वाला इंटरेक्शन हो जाएगा, इस वाले से ये वाला इंटरेक्शन हो जाएगा, इस वाले से ये वाला इंटरेक्शन हो जाएगा, और इस वाले से, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक वीक बॉन्डिंग, क्या है ये? इसको वीक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और पार्टिकल्स क्या है? तो पार्टिकल्स क्या है आपके? तो इसमें एक पार्टिकल को अगर ध्यान से देखो तुम, तो तुम्हारा एक पार्टिकल क्या है? एक मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। तो आपने पहला देखा कि आपके पार्टिकल्स क्या हैं आपके पास, तो आपके पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स। कोई पूछेगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में पार्टिकल्स क्या है, तो क्या है? मॉलिक्यूल्स इज द पार्टिकल्स, है ना। अब देखो दूसरी बात आती है भाई फोर्स की। तो फोर्स इसके अंदर लगता है वीक वांडरवाल फोर्सेस, वीक वांडरवाल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वांडरवाल, वीक वांडरवाल फोर्स में आता है। वीक वांडरवाल्स फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स है ना। मेल्टिंग पॉइंट तो आपको बेटर पता होगा, आइस कब पिघलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत लो होता है, वेरी लो, है ना। हार्डनेस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हार्डनेस क्या होता है इसका? हार्ड नहीं होता है, नॉट हार्ड, हार्ड नहीं होता है भाई, हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो आपने मेल्टिंग पॉइंट देखा, हार्डनेस देखा, कंडक्टिविटी, हाँ गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो आपने देखा एक पॉइंट हार्डनेस, तो हार्ड नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फोर्स वीक वांडरवाल फोर्स लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है यहाँ पे, और पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अब देखिए, अब आपके पास हो गया कि मैंने आपको पूरा कवर कर दिया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल। अब आपके ऊपर है, आप जाके घर पे इसको स्टडी कीजिए। कैसे स्टडी कीजिएगा आपको पता है ना, आप जाके अभी जो मैंने पढ़ाया उसको जाके एक बार कॉपी पे नोट कीजिए, है ना, और उसको स्टडी कीजिए। अगर आप वीडियोस को वॉच करते हो टाइमली, मैं डेली वीडियोस एक एक डालूंगा आपको, है ना। केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट मैं ख़त्म करूंगा, और अगर स्टैंड होता है, अगर ऑफलाइन हो जाएगी तो भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ डालूंगा, सॉल्यूशन डालूंगा, फिर ऑर्गेनिक में स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा, है ना, या इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो इंपॉर्टेंट 12th पॉइंट ऑफ व्यू से है मैं सारा स्टार्ट करूंगा। तो आपको क्या करना है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमलाइन पे दिखती रहे, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहो, या अगर आप अटेंटिव हो तो आप खुद ढूंढ सकते हो वीडियोस, और आपको बस करना क्या है, पढ़ना है बस, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इनफ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर कल, थैंक्स।